6 अक्टूबर 2019 की रात करीब 2 बजे दिल्ली के करोलबाग पुलिस स्टेशन में एक कॉल आती है। इस कॉल पे सामने एक व्यक्ति बेहद डरा हुआ, सहमा हुआ, लड़खड़ाती आवाज के साथ पुलिस को यह खबर देता है कि उसके मालिक अमित गुप्ता की किसी अनजान शख्स ने हत्या कर दी है और हत्या उन्हीं के घर यानी अमित गुप्ता के घर में ही की गई है और वो इस वक्त उनकी लाश के पास बैठा हुआ है। पुलिस को जैसे ही ये खबर मिलती है, करोलबाग पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंच जाती है। 10 मिनट का वक्फा लगता है पुलिस को अमित गुप्ता के घर में पहुंचने में। इस दौरान पुलिस की टीम जब शुरुआती तफ्तीश करती है तो उसमें पुलिस की टीम को देखकर ये समझ में आता है कि इस घर में लूटपाट की गई है और लूटपाट के चलते ही अमित गुप्ता की हत्या की गई है, क्योंकि घर के जो भी कीमती सामान थे वो सब गायब थे, लॉकर्स टूटे हुए थे और इसके अलावा जो कीमती सामान शेल्फ में पड़े हुए थे वो सब कुछ गायब थे। अब पुलिस को ये देखकर ये समझ में आता है कि ये मामला लूट का है। अब इस सिलसिले में पुलिस आसपास के लोगों से और जो नौकर था नरेश उससे पूछताछ शुरू करते हैं। पूछताछ में सारे लोगों का बयान नोट कराया जाता है। कोई भी शख्स उस घर में ना तो किसी को दाखिल होते देखता है ना तो किसी को निकलते हुए देखता है। अब इसके बाद पुलिस की टीम ये फैसला करती है कि वो सीसीटीवी कैमरे को खंगालेगी। जब पुलिस की टीम सीसीटीवी कैमरे को खंगालने की तैयारी करती है तो देखती है कि वो कैमरा उस वक्त ऑफ था जिस वक्त अमित गुप्ता की हत्या की गई। यानी ये एक पूरी प्री प्लानिंग थी, कैमरा ऑफ करके और सारे लॉकर से जो भी कीमती सामान थे, कैश थे, सब कुछ गायब करना और अमित गुप्ता की हत्या करना, ये सारा कुछ एक प्लान में शामिल था। जब पुलिस की टीम लोगों से पूछताछ कर रही थी तो इस पूछताछ के दौरान पुलिस को यह समझ में आया, ये सुनने को मिला कि अमित गुप्ता का एक पुराना नौकर था जो कि 3 साल पहले अमित गुप्ता के यहाँ काम करता था और लोगों को शक है कि हो सकता है कि अमित गुप्ता की हत्या में वो नौकर शामिल हो। जब इसके पीछे की पुलिस की टीम वजह निकालती है तो पता ही ये चलता है कि असल में 3 साल पहले अमित गुप्ता के साथ कुछ चोरी का मामला हुआ और उस चोरी के मामले में अमित गुप्ता का वो पुराना नौकर शामिल था। उसके बाद अमित गुप्ता उसे मारते पीटते, उसे थाने लेकर जाते और उसे हवालात के हवाले कर देते। इसी सिलसिले में लोगों को लग रहा था कि हो सकता है कि वही नौकर अमित गुप्ता से बदला लेने के चक्कर में अमित गुप्ता की हत्या करवा दिया हो या उसी ने अमित गुप्ता की हत्या कर दी हो। पुलिस की टीम उस नौकर की तलाश करती, उसके ठिकाने पर जाती। वहां जाकर जब उससे पूछताछ की जाती तो वो अपने आप को बेकसूर साबित करने में कामयाब होता है। वो बताता है कि वो उस तारीख को उस दिल्ली के करोलबाग इलाके में था ही नहीं, वो उस वक्त जयपुर में था। पुलिस जयपुर में रहने से रिलेटेड उससे प्रूफ मांगती, वो एक एक कर कई सारे प्रूफ देता है जिसमें फुटेज होती हैं, टिकट्स होते हैं बस के। इन सारी चीज़ों को वो पुलिस के सामने रखता है जिससे पुलिस की टीम को ये पता चल जाता है कि ये बेकसूर है, ये उस हत्या में शामिल नहीं। पुलिस जब ये देखती है तो उसे लगता है कि ये किसी एक्सपर्ट क्रिमिनल का हाथ है इस केस में। इस सिलसिले में पुलिस जब अमित गुप्ता का मोबाइल चेक करती है तो उसमें देखती है कि एक नंबर है जिस पे आखिरी मरतबा कॉल किया गया है और ये नंबर VK-विक्रम के नाम से सेव था। पुलिस जब इस नंबर को चेक करती है, इसकी डिटेल निकालने की कोशिश करती है तो देखती है कि ये नंबर भी एक फर्जी नंबर था। अब पुलिस काफ़ी कंफ्यूज थी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि घर में कोई फोर्सफुल एंट्री का निशान ना हो, घर का सीसीटीवी बंद हो और मोबाइल में एक नंबर जो कि लास्ट डायल पर हो वो फर्जी निकले और घर से सारे कीमती सामान गायब हो। तो इसमें कुछ ना कुछ अंदर घर के लोगों का लेना देना है। इस सिलसिले में पुलिस पहले भी अमित गुप्ता के जो भाई थे सुरेश गुप्ता, उनसे पूछताछ कर चुकी थी और सुरेश गुप्ता पुलिस की पूछताछ में पुलिस को काफ़ी हेल्प कर रहे थे, काफ़ी मदद कर रहे थे। वो पुलिस की सारे सवालों के जवाब दे रहे थे। पुलिस आगे जब तफ्तीश में बढ़ती है तो पुलिस को अमित गुप्ता का एक लैपटॉप मिलता है। इस लैपटॉप में जब पुलिस सारी चीज़ों को खंगालती है तो देखती है कि इसमें एक फोल्डर है जो कि लॉक है और इस फोल्डर पे जो नाम लिखा हुआ है वो VK-विक्रम यानी VK-विक्रम लिखा हुआ है। पुलिस को उस नंबर से और इस नाम से कुछ अटैचमेंट लगी। पुलिस साइबर टीम से हेल्प लेकर इस पासवर्ड को क्रैक करती, उस फोल्डर को अनलॉक करती। जब फोल्डर को अनलॉक किया जाता है तो उसमें कुछ बैंक की डिटेल्स, उसके पते और उसके साथ उस बैंक का जो पासवर्ड था लॉकर का वो लिखा हुआ था। पुलिस
उस बैंक में जाती है, लॉकर को खोलकर चेक करती है तो देखती है कि लॉकर के अंदर से सब कुछ गायब है, यानी उस लॉकर में कोई भी चीज नहीं। अब पुलिस का जो शक था वो वापस से अमित गुप्ता के जो भाई थे सुरेश गुप्ता, उनके ऊपर जाने लगता है। तो वो वापस सुरेश गुप्ता से पूछताछ करते। पूछताछ में शुरुआत में सुरेश गुप्ता इन सारी बातों से इनकार करते हैं, वो अपने आप को बेकसूर साबित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब पुलिस उनसे सख्ती से पेश आती तो वो टूट जाते हैं। अब वो इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, जो अमित गुप्ता की हत्या का मामला है उसमें वो शामिल है और वही मेन मास्टरमाइंड है। उन्होंने ही प्रोफेशनल किलर के साथ इस प्लान को तय किया और अमित गुप्ता की हत्या के प्लान को अंजाम में लाया। अमित गुप्ता की हत्या करने के पीछे का जो कारण था वो ये कि सुरेश गुप्ता ये चाहते थे कि अमित गुप्ता को रास्ते से हटाकर उनकी हत्या कर उनकी जो भी प्रॉपर्टीज है और जो उसके कीमती सामान है वो सब कुछ हत्या ले। इसी प्लान के तहत उन्होंने मिलकर अमित गुप्ता की हत्या करवाई। अब पुलिस जब इन सारे बयान को नोट करती है तो उसके बाद फिर वो वीके उर्फ विक्रम की तलाश में जुट जाती है। ये मेन किलर था जिसने अमित गुप्ता की हत्या की थी। इस सिलसिले में पुलिस सबसे पहले एक प्लान बनाती है। प्लान कुछ ऐसा होता है कि एक नकली चोरी को अंजाम में लाया जाता है। नकली चोरी के प्लान में विक्रम तक ये बात पहुंचाई जाती है। जब विक्रम इस चोरी को अंजाम देने के लिए राजी हो जाता है, प्लान में शामिल हो जाता है, उसके बाद फिर उस चोरी को अंजाम देने के लिए जो डेट रखी जाती है उस डेट पे विक्रम या उर्फ वीके जो है उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब दोनों को गिरफ्तार किया जाता है, सुरेश और वीके उर्फ विक्रम को, तो उन्हें अदालत में पेश किया जाता है। अदालत में साल 2021 में इन दोनों को उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। ये थी आज की कहानी। इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।